fine beta. I am fit and fine. How are you? Chandrani, Deepti, Apurva, Abhinav, everyone beta. A very good evening. Exactly beta. Anshika, your chat is visible. Okay. So now we should start our today's class. Uh, exactly beta. Exactly. We will do sign convention also. है ना. तो इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में बेटा वी विल डील विथ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. एंड रिफ्लेक्शन में भी हम लोग बेसिकली किसे डील करेंगे? वी विल डील विथ द रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर. ओके. एक्चुअली अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हमें लर्न करना है रे ऑप्टिक्स को, तो फॉर दैट वी हैव टू गो विद द प्लेन मिरर फर्स्ट. पहले प्लेन मिरर से समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. ओके. बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. वाई वैष्णवी? हाँ, एग्जैक्टली. इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज रिड्यूस्ड एक्चुअली, बट वी हैव टू लर्न ऑल बिकॉज वी हैव टू अपीयर फॉर नीट. है ना, हम लोगों को तो नीट के लिए करना है. ओके. तो नाउ बेटा अब सही हो बिल्कुल वैष्णवी. नाउ यू आर फाइन. ओके बेटा, वेरी गुड. तो जो भी आपको हेल्प की जरूरत होगी बेटा, लेट मी नो. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी lecture beta, you can put up in the forum. I will explain that particular doubt. Okay. Okay. चलो सब लोग जल्दी से रिकवर करें, सब लोग अच्छे हो जाएं जल्दी, है ना. हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है निधि? चलो तो मैं आपको, हाँ बेटा कोई बात नहीं है, रे ऑप्टिक्स बिल्कुल नया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है. रे ऑप्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन टुडेज लेक्चर एज आई टोल्ड यू, आई एम स्टार्टिंग विथ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. बट बिफोर रिफ्लेक्शन, पहले मैं आपको बेटा 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा. फर्स्ट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है क्या? व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे किस तरह से फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ, इनके चेंजेस को हम लोग एनालाइज करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करते हैं, मोशन होता है तो क्या इफेक्ट होता है ना, उसका एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन नो द फील्ड ऑफ व्यू, किसी मिरर के थ्रू हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं विदाउट सीइंग माय बैक साइड, मैं मिरर के थ्रू अपने पीछे का कितना पोर्शन देख सकता हूँ. तो सच टाइप ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी इन रे ऑप्टिक्स टुडे. ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे लास्ट क्लास में हमने अपने क्लास को जस्ट कंक्लूड किया था. ओके. let us assume we have a medium boundary. Okay, my video is blur. मिथिलेश यस, अदर्स के लिए नो. बेटा प्लीज रिफ्रेश एक बार कर लो बेटा आप. चलो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. आई एम रिफ्रेशिंग माई पेज, कोई बात नहीं बेटा. Now is it fine? Okay. So चलो अब time without waste किए हुए, try to understand the things first. Here I am just explaining you a very simple aspect बेटा, but इससे बहुत सारे questions आपके waves chapter के हो या यहाँ के हो, they can easily solve. So please try to understand. Good evening बेटा. Good evening Gunjan. Okay. So first of all, I am telling you, let us assume we have a medium boundary like this. This one is basically a medium boundary. इसके इस side we have a medium, its refractive index is mu1, and the other side we have second medium, its refractive index is mu2. Now a ray is incident on it. A ray is incident on it.
and after incidenting on the surface, after incidenting on this surface, here I am drawing the normal first. Some of the rays are reflect back. Some of the rays are just beta going back into the same medium, and some of the rays are just entering into the second medium. ओके, सम ऑफ द रेज क्या हो गई बेटा, सेम मीडियम में वापस चली गई और कुछ दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, है ना. तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर फ्यू रेज आर जस्ट entering into the second medium like this, and few rays are just beta going back into the same medium. Here you can see. Okay, please see here beta, है ना. I am just telling you we have two mediums, mu1 and mu2. This is the medium boundary. A light ray is incident on it. After incidenting on the surface, some of the rays is just coming back into the same medium, but some of the rays are entering into the second medium. The rays which are entering into the second medium is known as refracted rays. These rays are termed as refracted rays here. This one is basically known as reflected ray here. And here I am writing, this one is basically beta incident ray. Hopefully the thing is clear. These things are clear or not? Now their definition is also connected with it. You have to just write one thing. The phenomenon due to which after incident on the medium boundary, the rays will come back into the same medium. The phenomenon is known as reflection. Okay, the phenomenon due to which the rays which are incidenting on the medium boundary come back into the same medium is known as reflection. And the second one is, if you think about refraction, you should write after incidenting on the medium boundary, if the light rays are entering into the second medium, then this type of phenomenon is known as refraction. Hopefully the thing is clear. Everyone, is this point is clear to everyone? Okay, now I am writing very important points. Try to understand these points better. लिख दीजिए इस पॉइंट को. ओके बेटा. Reflection. It is the phenomenon due to which the light rays incident on the medium boundary come back into the same medium. Okay beta, now is it fine? Now is it fine? Okay, so this is basically beta reflection. And similarly you can write refraction. In refraction you have to write just beta, the light rays incidenting on the medium boundary will enter into the second medium. Okay, so when I will explain refraction, I will write the definition there beta. Okay, hopefully the point is clear. Now please concentrate. I am just telling you a very important point beta. Please understand the point. There are three properties which I am going to discuss here. The first one is frequency of the light. The second one is wavelength of the light. And the third one is velocity of the light. The first point you should always keep in your mind. Frequency is the property of source. Frequency is the property of the source. So if the source is same, if you are not changing the source, then the frequency is not going to change. You are using the same source in water, you are using same source in air, you are using the same source in some glass material. In all these cases, the frequency of the light
remains same. The second point is velocity is property of velocity, or you can write speed is the property of medium. So if you are changing the medium, then only the velocity will change. Otherwise, exactly beta, velocity of light, then only the velocity will change. Otherwise, the velocity remains same. And the formula which will govern the value of velocity, we already know the formula. Mu is equal to c divided by v. This is the formula by which you can get the value of velocity or speed of the light. Hopefully this thing is also clear. So now come to the third most important point. If you write wavelength, we already know the formula of wavelength. Wavelength of the light will change with both. Will change or vary with changing of source or medium. Why I am writing this? Because beta, we already know that the formula for lambda is equal to v divided by f. Okay, so if v will change, automatically lambda will change. If f will change, automatically lambda will change. So if you are changing any of them, v or f, in both the cases the value of lambda will change. With the help of this, I can write few things here. The first one which I want to write, please understand beta and please try to remember. Okay, here if incident ray has some property associated with it, like its frequency is f, its velocity is v, its wavelength is lambda, and the intensity of light is equal to I. Intensity is number of rays coming as an incident ray here. Okay, in the incident side, I am taking its intensity is equal to I. Then how the values will change, how these parameters will change for reflected rays and refracted rays, I am just discussing that. So here the source is going to source is basically same. Source क्या है बेटा, पूरे केस में सेम है, कहीं चेंज हो नहीं रहा. तो what I have to write, its frequency is f here. Here also you should write frequency is equal to f. Is it okay or not? Everyone, please tell me beta, is it fine or not? Okay. Now come to the second point. If the light rays are going into the same medium again, then the velocity remains same. So I should write here v is equal to v. But here we should write v is changed and its value becomes v dash. Now come to the third point. Here if f and v is same, so lambda remains same. There is no any change in lambda. But here due to change in v, you can write lambda will also change and its value becomes lambda dash. Now the last one, the last one beta. Here let us assume 100 rays are coming on the mirror or the medium boundary, and after that 60 rays will reflect back and 40 is just coming inside the refracted side. So what we should write here, we should write here I will change and it becomes I dash, and in this side beta it becomes I double dash. Hopefully the thing is clear. Everyone, is these points are clear or not? Okay, done with everyone. So now beta, I am taking you to the next point. Intensity point. Actually, Soham, I told you, if there are 100 number of rays which are incidenting on the medium boundary, 60 is reflect back and 40 is just entering into the second medium, then we can say if initial intensity is I, then the reflected ray intensity is going to change, it becomes I dash, and beta the refracted ray intensity will also change, its value becomes something I double dash. Hopefully now the thing is clear. What here source referred to? Source is anything beta. Anything. Here rays are basically, I am considering rays are parallelly incident on the surface. Okay.
Sir, if medium change, then exactly, beta. Exactly. I had written these points here. It is property of medium. Here, frequency is property of source, and wavelength can vary with both of them. Now, should we move for the next point? Now, beta, I am discussing the next very important point. Uh, Actually, beta, it is not very difficult. It is very simple. But without without knowing the sign convention, you cannot do any question of ray optics properly. So, beta, please consider, please concentrate here. या ध्यान दो, सीखते हैं इसको, है ना? So now I am writing here sign convention. Okay, so try to understand sign convention. है ना? क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, है ना? साइन कन्वेंशन में बेटा हाउ के लिए तो मैंने बताया नहीं. दीज आर इंफॉर्मेशंस. आई टोल्ड यू दीज आर बेसिकली इंफॉर्मेशंस विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना? तो मैं आपको लेकर आ रहा हूं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की तरफ. साइन कन्वेंशन को समझते हैं पहले. देखो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. हमेशा बेटा ट्राई टू टेक रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमेशा आपको ध्यान रखना है. हमें कैसे लेना है? We have to assume that rays are coming from left to right. Okay, this is our first point. I am writing here. Try to take the direction of ray from left to right. Okay, this is our first point. Okay, always try to take rays are coming from left to right. अब देखो, जैसे ही ये लेफ्ट टू राइट लिया ना, हमारा काम बहुत आसान हो गया. हम ऑलरेडी बेटा नंबर, हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेंट सिस्टम जानते हैं, है ना? वी ऑलरेडी नो द क्वाड्रेंट सिस्टम. हमें अब उसी को फॉलो करना है. वी हैव टू फॉलो दैट. ओके, नीड नॉट टू टेक एनीथिंग, मतलब इन अदर वे. किसी दूसरे तरीके से कुछ को लेने की अब जरूरत नहीं रहेगी, है ना? आपको करना क्या होगा? यू हैव टू टेक द क्वाड्रेंट्स लाइक दिस. मान लो बेटा इस प्लेन में मिरर रखा हुआ है हमारा. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस वाला प्लेन होने वाला है ना? हमारा यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, एंड दिस वन इज बेसिकली प्लेन हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस प्लेन. तो आई विल राइट, इफ रेज आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, rays are moving from left to right, so from which direction rays are coming is considered as negative. This one is considered as negative, and in which direction rays are going is considered as positive. ऐसे भी तो हमारा यही कन्वेंशन होता है ना? ऐसे भी हमारा कन्वेंशन क्या होता है? राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव. इट इज क्वाइट सिमिलर विद दैट. ओके, एंड if we are thinking this one is basically principal axis, this one is considered as principal axis, then above the principal axis positive, above p axis it is positive, and below p axis it is negative. Is it fine or not? Is it fine? Above principal axis it is positive, below principal axis it is negative. Towards right, in the direction of ray, the values are basically positive, and from which direction, जिस direction से बेटा rays are coming, that particular is considered as negative here. I hope the thing is clear. अब आपकी जगह मैं होता तो मेरे दिमाग में एक तुरंत सवाल आता, the question will come in my mind, तुरंत आता, सर अगर ये लेफ्ट टू राइट नहीं हुआ, मुझे क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट दे दिया, देन व्हाट वी हैव टू डू? वैसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, यू हैव टू फॉलो द रेज. यू हैव टू फॉलो द रेज. सो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन, जस्ट रिवर्स द कन्वेंशन हियर. यू शुड राइट, इफ रेज आर from right to left, then in that case what you have to do?
And in this case, beta, what you have to do? You have to write, this one is basically beta our quadrants. This time I will take here we have to take negative and here we have to take positive. Hopefully the things are clear. क्या ये याद रख सकते हो आप सभी? You can easily remember these concepts बेटा. तो हमेशा याद रखना, you have to follow the rays. हमेशा रेज को फॉलो करना है. रेज को फॉलो करते समय जिस साइड रेज जा रही है वो पॉजिटिव साइड हो गया, जिस साइड से रे आ रही है दैट इज नेगेटिव साइड. ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. नहीं बेटा, अबव बिलो वाले को नहीं अपोजिट करेंगे, है ना. दैट रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. होपफुली द थिंग्स आर क्लियर. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. मैं अब यहाँ से आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना. यहाँ तक इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ एनी प्रॉब्लम? चलो तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं बेटा रिफ्लेक्शन में. रिफ्लेक्शन की बात करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो आप सभी जानते हो ये आपके लिए नया कुछ है नहीं. आई एम डायरेक्टली राइटिंग ऑल दीज थिंग्स बेटा. और थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब लिख देता हूं मैं. हमारे पास मान लो कि ये एक सरफेस है ना. एग्जैक्टली बेटा, ये 10th क्लास में था. मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक सरफेस है. सम रेज आर इंसिडेंटिंग ऑन इट. कुछ रेज आके इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं. इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है. वाई दीज आर रिफ्लेक्टिंग? क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? कोई रीजन होगा? एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सरफेस हमने लिया है, द सरफेस इज बेसिकली स्मूथ और पॉलिश किया हुआ. एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ इट इज फाइन, है ना. चलो तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखते चलते हैं. Here I am explaining laws of reflection. So in reflection, we have to take three things. First one, this one is basically known as incident ray. This one is incident ray, as I told you earlier. The second one, this one is known as reflected ray. देखो इसमें बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा और लिखने में थोड़ा कमी करूंगा, है ना. तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना. This one is basically known as normal. तो ये तीन पैरामीटर्स, तीन चीजें हो गई हमारे पास. Now I am writing the angle made by this incident ray with normal is I and it is called an angle of incidence. This angle is basically known as angle of reflection. And now बेटा मैं यहाँ पे laws लिख रहा हूँ. According to first law, I, or you can write incident ray, reflected ray, and normal all will lie in the same plane. ओके, होपफुली ये पॉइंट सभी को याद भी होगा. तो ऐसा है बेटा, अगर ये 10th में ही सीख लिया था तो आज क्या सीखा, है ना. तो आज के लिए भी कुछ तो रखना पड़ेगा. वी हैव टू लर्न समथिंग. यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड कराता हूँ मैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. और अगर कभी मुझे अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छा बनाना हुआ तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ. आई विल राइट आई, इट इज फॉर इंसिडेंट रे, इट इज वेक्टर फॉर इंसिडेंट रे dot r cross n cap is equal to 0. It is its mathematical form. आप यहाँ पे बेटा i r n को चेंज करके जैसे लिखना चाहो you can write. आप चाहो तो लिख सकते हो r dot i cross n, n dot i cross r. आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो. And instead of this, it can be written as i r n. And you have to put a box over it. It is equal to 0. एक्चुअली बेटा ये जो मैंने अभी फॉर्मेट्स लिखे हैं ये और कुछ नहीं है. इसको हम लोग या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं,
This one is known as scalar triple product. Or you can say the second point, it can be known as box product. अब पहले क्या होता है मैं 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, तुरंत आपके दिमाग में चला जाएगा। कोई बहुत टफ चीज है नहीं, दिखने में खतरनाक लग रहा है बट है टफ बिल्कुल भी नहीं। तो एकदम 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हियर बेटा। आई डॉट आर क्रॉस एन, ये हमें हमेशा एक स्केलर रिजल्ट देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वी आर मल्टीप्लाइंग three vectors and we are getting a scalar quantity as our result. That's why I am writing scalar triple product here. Second point, for representing it, बार बार हम इस फॉर्मेट में ना लिख के इसको इस तरह से बॉक्स के फॉर्मेट में भी हम लिख देते हैं। इसका मीनिंग ऊपर वाला ही है जो भी हमने ऊपर में लिखा है। That's why its another name is box product. अब इसकी वैल्यू यहाँ 0 क्यों है? Why it is 0? तो it is quite simple. Let us assume कि ये जो बोर्ड वाला प्लेन है, आपको अभी आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन वी हैव 3 वेक्टर्स। देखो ये 3 वेक्टर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। वी हैव 3 वेक्टर्स। इफ यू मल्टीप्लाई एनी 2 ऑफ देम, आप इनमें से कोई सा 2 मल्टीप्लाई करते हो, यू आर मल्टीप्लाइंग एनी 2 ऑफ देम। n को r से, r को i से, i को n के साथ। इन ऑल दीज केसेस इफ यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्या थर्ड वेक्टर इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा क्या? द थर्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर द प्लेन। एम आई राइट और नॉट? एंड इफ यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बेटा कभी भी दो कोई भी वेक्टर को किसी एक प्लेन में रखे हुए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? तीसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। इट इज बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, है ना? तो अगर मैं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये तीसरा वेक्टर पा रहा हूं और एक वेक्टर ऑलरेडी इसी प्लेन में और है, तो क्या इसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री हो गया? क्या इस प्रोडक्ट का एंगल इस तीसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो गया क्या? ऑटोमेटिकली इज इट इक्वल टू 90 डिग्री? एंड इफ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस यही इस बात को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है। क्या बहुत मुश्किल है? इज इट टू टफ? इज इट टू टफ? नो ना, हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इफ वी हैव प्रोवाइडेड विथ these three vectors, we can directly get our result beta. There is no any problem in that. So now I am taking you to the next point. मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। भावना, I just explained beta, if we have 2 vectors in a plane, their cross product is always perpendicular over the plane. वो हमेशा इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी तीसरा वेक्टर है बेटा इस प्लेन का, उसके साथ हमारे इस नए वेक्टर का एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यू विल गेट 0 एज योर आंसर। होपफुली नाउ द थिंग इज क्लियर। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सेकंड वन। सेकंड फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा। सेकंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग याद रखेंगे, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। हाँ बेटा, ये जो एन कैप है, इट इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, है ना? ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है। सो नाउ शुड वी मूव फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, है ना? आई एम राइटिंग हियर रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और यू शुड राइट प्लेन मिरर। एक्चुअली बेटा ये जो मिरर का नेम है, द नेम ऑफ द मिरर इज बेसिकली टर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम में क्या दिखाऊं बेटा? मैं समझा नहीं आपको। मैंने बोला किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा थर्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। उसका जो भी बेटा यहाँ पे मान लो मैंने आई और आर को मल्टीप्लाई किया, एन का डायरेक्शन ये दिखाया तो है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन, ये है एन हमारा। दिस वन इज नॉर्मल, यू कैन राइट दिस वन इज एन कैप। ओके, चलो, तो मैं बता रहा था रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। मिरर का नेम जो है बेटा, द नेम ऑफ द मिरर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन, ये हमेशा डिपेंड करता है शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। If reflecting surface is plane, you should write the mirror is basically plane mirror.
If reflecting surface is curved, you should write the mirror is basically curved mirror. तो हमारे लिए कर्व्ड मिरर के सिर्फ दो ही कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पढ़ने हैं बेटा, दो ही तरह के कर्व्ड मिरर्स हमें पढ़ने हैं. पहला है हमारे पास जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर. एज ए होल यू कैन से दीज आर बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स. तो हम लोगों को इन्हीं स्फेरिकल मिरर्स को यहाँ पे डील करना है. होपफुली द थिंग इज क्लियर. सो नाउ आई एम राइटिंग फ्यू पॉइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब थोड़ा स्पीड में तेज कर रहा हूँ बेटा, प्लीज. थोड़ा प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आते नहीं है, जानना जरूरी है. सो एक एक करके सारे पॉइंट्स में बताता चला जाता हूँ. ठीक है, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को और लाइन ऑब्जेक्ट को एक साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ. ठीक है ना. तो आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट है, इफ वी हैव अ प्लेन मिरर लाइक दिस, इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेसिकली प्लेन. इट्स वन सरफेस इज silvered and the second surface is basically reflecting. मान लो इसके सामने मैंने क्या किया बेटा, इसके सामने we had put a line object. हमने इसके सामने एक लाइन ऑब्जेक्ट रख दिया. लाइन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का रख दिया मैंने इसके सामने. ओके, सो नाउ वी आर सपोज टू फाइंड इट्स इमेज. मुझे इसका इमेज बनाना है. तो इमेज बनाने के लिए आप यहीं से इमेज ट्रेसिंग भी सीख लो बेटा. यहाँ से आप रे ट्रेसिंग सीख लो एक बार, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे देना बोर्ड पे. जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को दिमाग में बिठाना. देखो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, आज थोड़ा बोल ज्यादा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, तो बातों पे थोड़ा ध्यान देना, इनको रिकॉल करते जाना, है ना. इफ रेज आर इंसिडेंटिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. इट विल जस्ट रिट्रेस इट्स पाथ. अगर किसी रे को हम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराते हैं, it will just bounce back and it will retrace its path. So अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक रे को निकालूं और इसे यहाँ इंसिडेंट करूँ, I am just incidenting that particular ray here. It will retrace its path. So आपको क्या करना होगा, आपको राइट हैंड साइड में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन. एक्चुअली रेज इस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, यू आर जस्ट बेटा इनको इलोंगेट कर रहे हो आप दूसरे डायरेक्शन में. सिर्फ कि अगर जाती तो इस तरह से जा सकती थी, अदरवाइज रेज आर जस्ट इंसिडेंटिंग एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट बैक. नाउ आई एम ड्रॉइंग द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन भी बहुत सिंपल है बेटा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द सेकेंड वन ऑल्सो. हियर अ रे इज जस्ट कमिंग at the intersection point and at the same angle beta it is reflected back. Here it is reflecting back. So if you elongate the line in this direction, this time it will meet at this point. So our image will look like this and it will form behind the mirror. ये क्या होगा, मिरर के पीछे अपना एक इमेज बना देगा. If this one is OO dash, this one is basically II dash. होपफुली ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर जा रहा होगा. Is there any problem in this? You can draw the lines or not बेटा. आपको मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ करने के लिए सिखाया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? आपने जो नॉर्मल इंसिडेंस कराया बेटा, इट वाज जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक. The second ray is incidenting on the mirror and after that it will reflect back at the same angle. This angle is equal to I, so this angle is also equal to I. आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे, if this point is considered as P, ये जो हमारे पास PO dash and PI dash है, these are congruent triangles. These are congruent triangles. So you can write few things. Image is the first point is beta virtual, because आप यहाँ देख रहे हो, it is behind the mirror. Okay. The second point is at equal distance. The third point is of equal size. And the fourth point is क्या बोल सकते हो बेटा, fourth point erect. Exactly. This one is basically erect. So these are basically 4 points which you have to remember. ये आपको याद करना होगा, है ना. आगे बताऊंगा बेटा इसको.
कि हमारे रिफ्लेक्शन के साथ और भी जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्या ये 4 पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं? हाँ बेटा, यू कैन से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, ये तो प्रूव कर लेना आप। पाखी प्रिया, आप ये प्रूव कर लेना, यू कैन इजीली डू इट। एंगल्स आप चेक करना, एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड कॉमन है। और यू कैन से आप यहाँ पे बेटा अगर एंगल्स ड्रॉ करोगे, साइज देखोगे, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना? नॉर्मल इमेज उल्टा बनेगा या सीधा? देखो, अगर उल्टा बनना होता तो नीचे बनता ना। इमेज कहाँ बन रहा है? ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए सीधा बोल दिया। आस्था एबव प्रिंसिपल, हाँ एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, है ना? चलो तो फिर अब मैं आगे बढ़ाऊं। अब यहाँ से आते हैं बेटा इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज की तरफ। जैसे आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे लैटरल इन्वर्जन। बेटा आपको बहुत बार ऐसा हुआ है। व्हाट इज नॉट, बहुत बहुत पिटने वाले हो बेटा। नॉर्मल का मीनिंग होता क्या है? तू ही मुझे बता, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है पहले मुझे बता जल्दी। परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर दे बेटा, परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर जहां रे इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, नॉर्मल मिल जाएगा। तूने यहाँ पे जो एंगल्स लिए, ये किससे लिए? एंगल्स हम लोग किस पॉइंट से लेते हैं? नॉर्मल से। तो अगर हम थोड़ा सा ये यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। यूज करो, वर्ड्स जो है पकड़ो। ऐसे ये 10th का पढ़ा हुआ चीज है, मैंने कुछ नया तो बताया भी नहीं अभी तक। चलो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। बहुत बार ऐसी परेशानी होती है बेटा, जब मैं आपको कैमरे से पढ़ा रहा होता हूँ, अभी मैं कौन सा हाथ आपके सामने शेक कर रहा हूँ? विच हैंड आई एम शेकिंग? एक्चुअल में कौन सा दिख रहा है ये बताना। मैं कौन सा कर रहा हूँ ये मत बताओ, कौन सा दिख रहा है ये बताओ। राइट दिख रहा है ना, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, है ना? ये बात आप समझ रहे हो बेटा कि मैं लेफ्ट हैंड को शेक कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी इट इज राइट बेसिकली। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन, है ना? तो यहाँ पे हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे प्लेन मिरर से इमेज बनता है, इट इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। यू शुड राइट लैटरली inverted image will form. Inverted image will form. Hopefully the thing is clear. So now come to the next point, है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ाता हूं मैं यहाँ से आगे आपको लेकर आ रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा एग्जैक्टली, एम्बुलेंस में ऐसा ही होता है, जिससे आप उसका इमेज भी देखो तो आपको समझ में आए, है ना? चलो फिर आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अब एक एक करके पॉइंट्स ही देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली में बेटा ये जो वर्ड्स है ना, ये हमें अच्छे से समझने हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, एंड डेल्टा इज बेसिकली एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो रे सीधी इस तरह से आ रही थी, अगर मैं मिरर नहीं लगाता तो सीधी चली जाती, बट ड्यू टू द मिरर द रे इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो कितने एंगल से चेंज हुआ है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंड व्हेन यू आर राइटिंग एंगल ऑफ डेविएशन, always remember one thing, you should include the direction with that। आपको हमेशा उसके साथ उसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, you should mention that in the answer। okay, so I am writing here, let us assume this is a mirror, a ray is incidenting on it, and after reflection it is changing its direction, and now it is going in this direction। okay, if this angle is equal to I, ऑटोमेटिकली बेटा ये एंगल भी I हो गया होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे इस मिरर को नहीं रखता, if the mirror is not placed, the ray will move in this direction। so you can say this angle is basically angle of deviation। and please beta suggest me the value। this delta is equal to total angle, that is pi, minus ये जो I plus I क्या हो जाने वाले हैं, this is 2I। so pi minus 2I is the result। and if you are interested in the direction,
You should write direction is anti-clockwise. This one is basically anti-clockwise. Hopefully the thing is clear. Everyone, is this point is clear? Now come to the next point, beta. Now come to the next point. Next point related with it is field of view. What do you mean by field of view? Okay, what is this field of view? एंटी क्लॉकवाइज कैसे? रे का एक्चुअल डायरेक्शन ये था बेटा जो मैंने व्हाइट से दिखाया है यहाँ, एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ रे इज दिस. सो रे इज जस्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन बेटा. ये हमारा डेविएशन का एंगल हुआ ना, जो मैंने अभी यहाँ पे एरो मार्क लगाया है ना. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके आमिर, इज इट फाइन नाउ? आमिर क्या क्लियर हुआ? मैंने बोला ये ओरिजिनल डायरेक्शन था हमारा व्हाइट से जो मैंने दिखाया. ये जो दूसरा लाइन है बेटा ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. एक्चुअली रे को व्हाइट लाइन की तरफ जाना था, बट नाउ इट इज नाउ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस वन इज बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन. एग्जैक्टली बेटा, है ना? सही बोल रहे हो पूर्वा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. नाउ प्लीज सी, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट. डेल्टा कैन बी बिग और स्मॉल, मतलब अब ये क्या नया चीज आ गया, है ना? वैल्यू बेटा मैंने ये बोला इट इज पाई माइनस 2i. ये हमेशा पाई माइनस 2i के इक्वल होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं. तो मैं अब आ रहा हूं बेटा फील्ड ऑफ व्यू की तरफ आपको लेकर आता हूं. नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू क्या है? एक्चुअली इट इज एरिया और जोन विच यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ मिरर इज बेसिकली नोन एज फील्ड ऑफ व्यू. जैसे मान लो आई हैव अ मिरर लाइक दिस. मेरे पास एक मिरर है. We have a source here. This one is basically source. लाइट रेज बेटा इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है. एकदम मैं फाइनल पॉइंट लास्ट पॉइंट पे इसको इंसिडेंट करा रहा हूँ. नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड. नाउ बेटा सेम थिंग आई एम डूइंग फॉर द अपर साइड. ओके, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बेटा. ये जो दो रेज मैंने अभी बनाई है, these are basically boundaries. If anything is placed inside this zone, अगर इस जोन के अंदर है तब तो आप इस मिरर के हेल्प से तब तो आप आराम से बेटा इस सोर्स से निकलने वाली रे को पालोगे. बट अगर ये इस जोन से बाहर है, यू कैन नॉट सी दैट. आप इसे देख नहीं सकते. बैकग्राउंड साउंड, यहाँ तो कोई साउंड ऐसे है नहीं बेटा, है ना? तो इफ यू आर फेसिंग सम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज रिफ्रेश वंस. ओके, तो प्लीज सी बेटा, आई एम टेलिंग यू दिस वन इज बेसिकली नोन एज फील्ड ऑफ व्यू. ये पूरा का पूरा जोन, जिस जोन को मैं इस मिरर के हेल्प से देख सकता हूँ, या इस जोन में रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर की हेल्प से देख सकते हैं, देन दिस वन इज बेसिकली नोन एज फील्ड ऑफ व्यू. मैं बोल रहा हूं बेटा कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मीडियम बाउंड्री, आप यहाँ पे मिरर के बाउंड्रीज से रिफ्लेक्ट होने के बाद मैक्सिमम जिस जोन को ऑक्यूपाई कर सकती है, मैक्सिमम जिस जोन तक जा सकती है, उस पूरे के पूरे जोन को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं. अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, वो ऑब्जर्वर इस सोर्स को नहीं देख सकता, और इस ऑब्जर्वर को ये सोर्स भी नहीं देगा. अगर सोर्स के पास में किसी आदमी को बिठा दूं, वो इस ऑब्जर्वर को नहीं देख सकता, बिकॉज यहां से आने वाली कोई भी रे इस सोर्स तक नहीं पहुंचेगी, सोर्स से निकलने वाली कोई भी रे इस ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेगी. होपफुली नाउ द थिंग इज क्लियर. लाइन ऑब्जेक्ट होगा तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, अकॉर्डिंगली वैसे में भी ड्रॉ करेंगे. जैसे मैं अपने फेस को देखना चाहता हूँ आईने में, उसके लिए कुछ दूसरा सिचुएशन होगा, है ना? लेकिन तरीका यही होगा. हमें क्या करना पड़ेगा, वहां दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ जाएंगी, दोनों एक्सट्रीम्स से लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे. तरीका यही होगा बेटा, दोनों एक्सट्रीम्स पे हमें रे को इंसिडेंट कराना है, रिफ्लेक्ट करा के हमें चेक कर लेना है कि किस जोन तक हमारी रे जा रही है. होपफुली द थिंग इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ.
इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एसोसिएटेड है, उसको मैं अभी आपको तुरंत एज इट इज बता भी देता हूँ। इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आपसे पूछा जाता है कि मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे आप अपने फुल इमेज को देख सकते हो। द आंसर इज बेसिकली इक्वल टू h/2। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिस, इसी बेसिस पे हम लोग उसे सॉल्व भी करते हैं, है ना। हाँ बेटा, अगर हम लोग आगे जाते जाएंगे तो एरिया है वो तो जोन है, वो जोन बढ़ता चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो ऑब्वियसली दिख भी रहा है ना बेटा, कि इस साइड हम जैसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ता चला जा रहा है, साइज इसका इंक्रीज होता जा रहा है। चलो तो अब मैं आगे आपको लेकर आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ इंसिडेंट रे इज इफ इंसिडेंट रे is rotated by angle theta, rotated by angle theta, find angle of rotation of reflected ray। हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगा बेटा, वी हैव टू फाइंड दैट। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं, है ना। साइज कहाँ बोला बेटा, मैंने बोला एरिया, जोन बढ़ रहा है, जोन धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। जब रेज रेज मान लो इन दोनों पाथ पे जा रही है, तो ये जो जोन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जोन धीरे 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 इंक्रीज ही हो रहा है ना। आई एम राइटिंग दिस, ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, तो वैसे केस में हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से हमारा रोटेट होगा, वी हैव टू फाइंड दैट। आई एम राइटिंग हियर, एक्चुअली बेटा आंसर इज बेसिकली थीटा। अगेन आप आंसर यहाँ क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू थीटा। कैसे, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। मैं एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी हैव अ मिरर लाइक दिस एंड अ रे इज इंसिडेंटिंग ऑन इट। इसके ऊपर एक रे को मैंने इंसिडेंट कराया, मान लो इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या किया बेटा, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रोटेटिंग angle of incidence by angle theta. So angle of reflection is also rotate by angle theta. Hopefully the thing is clear now. So I will write this one is I, okay, this one is also equal to I. Now if this angle is theta, this angle is also equal to theta, because as a whole you can say overall angle is equal to I plus theta. So the reflected ray will also move at angle I plus theta. Is it fine? So this one is first ray, this ray is reflected back, this one is rotated ray, and this one is also reflected ray. हाँ एग्जैक्टली यू कैन से। तो आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। this time beta, I am rotating the mirror. We are not rotating the incident rays, we are rotating the mirror. So if the mirror is rotated by angle theta, in that case the reflected ray will rotate by angle twice of theta. सारा कुछ रे डायग्राम है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको आंसर निकालना है। रे डायग्राम ड्रॉ हो गया, बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर रटना पड़ेगा, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा। यू शुड जस्ट ड्रॉ द रे डायग्राम। आप यहाँ देखो ना, मैंने किया क्या, पहला रे को बनाया था आई पे, दूसरे को आई प्लस थीटा पे बना दिया। सिंपली बेटा अगर हमारा रिफ्लेक्टेड रे आई पे जा रहा था तो नाउ इट इज आई प्लस थीटा। सो मैं बोल रहा हूँ कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट विथ एंगल थीटा। सो आई एम राइटिंग reflected ray will also rotate by angle theta. Now come to the next point, है ना। समीका क्या समझ आ गया, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, if mirror is rotated by angle theta, then reflected ray will rotate by angle 2 theta, by angle 2 theta. So I am explaining this beta, how I am writing this, मैं ऐसा लिख कैसे रहा हूं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस अज्यूम कि हमारे पास मान लो ये मिरर था, तो इस मिरर पे एक रे इंसिडेंट हो रही थी. The ray is incidenting on it like this. I am showing you the ray beta. Here this one is a ray, this ray is incidenting on it. Now what happened? अब हुआ क्या? अब हुआ क्या इस बात को समझते हैं. अब यहाँ हुआ क्या इस बात को एनालाइज करते हैं. मैंने क्या किया कि इस मिरर को ही रोटेट कर दिया. द मिरर इज रोटेटेड. पहले से दिस एंगल इज इक्वल टू आई, सो दिस एंगल इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू आई. दूसरा एंगल भी जो था बेटा ये भी क्या था हमारा, आई के इक्वल ही था. ये हम लोग आराम से बना ले रहे थे. नाउ जैसे ही बेटा मैंने इस मिरर को रोटेट किया, आई एम रोटेटिंग द मिरर, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, थोड़ा सा एनालाइज करके देखा जाए बेटा क्या होगा. मैंने इसको क्या किया, थीटा से रोटेट कर दिया. तो क्या हमारा नया जो नॉर्मल होगा वो भी थीटा से रोटेट हो गया होगा क्या? क्या ये भी थीटा से रोटेट हो गया होगा क्या? प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी, इफ यू आर रोटेटिंग द मिरर विथ एंगल थीटा, क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो नॉर्मल है वो भी थीटा से रोटेट हो गया होगा? This one is new normal. This was initial normal. This one is new normal. I am writing n dash. Okay. So now the angle of incidence is, अब angle of incidence रहा कितना हमारे पास? Now the new angle of incidence becomes कितना हो गया बेटा? ये पूरा का पूरा angle of हमारा angle of incidence होगा, and it becomes I plus theta. So क्या मुझे अब इसको रिफ्लेक्ट भी I plus theta पे कराना होगा? I am just reflecting it at I plus theta. मैं इसको अब I plus theta पे रिफ्लेक्ट कराता हूँ. Okay, so now new angle here is, ये एंगल हमारे पास कितना हो गया बेटा? This angle is equal to I plus theta. अब आप मुझे बताओ, प्लीज टेल मी बेटा, अगर नए नॉर्मल के साथ एंगल I प्लस थीटा है तो पुराने नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? इफ एंगल विथ न्यू नॉर्मल इज I प्लस थीटा हियर, देन एंगल फ्रॉम ओल्ड नॉर्मल इज इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू I प्लस थीटा, व्हाट इज, ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू I प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू I प्लस 2 थीटा. क्या हम इसको आराम से I प्लस 2 थीटा कह सकते हैं? So I am telling you the reflected ray is rotated by angle 2 theta. Hopefully the thing is clear. क्या ये भी clear है? पक्का? So now I am taking you to the next part बेटा. मैं यहाँ से आपको velocity की तरफ लेकर जाता हूँ. अनन्या क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? डायग्राम को ध्यान से देखो. आपने जैसे ही मिरर को रोटेट किया, कितने से रोटेट किया? थीटा से. आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I प्लस थीटा हो गया. नए नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स I प्लस थीटा. सो वो कितने पे उस रे को रिफ्लेक्ट कर देगी? इट इज आल्सो I प्लस थीटा. तो अगर इस रे के लिए अब हम रिफ्लेक्टेड रे निकालें तो दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज एट एंगल I प्लस थीटा विथ द न्यू नॉर्मल. तो ओल्ड नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना हो गया? न्यू नॉर्मल और ओल्ड नॉर्मल में पहले से ही थीटा एंगल्स था. So it will become I plus theta that is equal to I plus 2 theta. बेटा पहले ये है आपके पास मिरर, अब मिरर को चेंज किया तो इसके ऊपर का परपेंडिकुलर नहीं बदल जाएगा? अगर मिरर थीटा से रोटेट किया तो क्या इसका नॉर्मल भी थीटा से नहीं चेंज हो जाएगा? ओके, क्या पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो तो मैं अब आगे लेकर चलता हूं. I am taking you to the next point now. Try to understand the next one.
Now the next point is related with velocity. तो जब मैं वेलोसिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो आई हैव टू थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स, हमें कुछ बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के पास मान लो बेटा वी हैव अ मिरर लाइक दिस, तो इन टू डायरेक्शंस ऑब्जेक्ट कैन मूव। ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। किन किन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? देखो मैं इस बार ऐसे उल्टा ले चुका हूँ, मैं थोड़ा इसको सीधा कर देता हूँ पहले, है ना, अदरवाइज हमें बाद में कंसीडर करने में दिक्कत होगी। मैं नहीं बोला है कि हमेशा क्या लेना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, और मैं ही उल्टा कन्वेंशन ले रहा हूँ। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अगर बेटा सीधे सीधे अलोंग द नॉर्मल लेके जाएं, दिस वन इज फर्स्ट सिचुएशन, v is along the normal, and the second one is v is perpendicular to the normal, v is along the mirror। तो ये दो तरह के सिचुएशंस यहाँ पे आएंगे बेटा। इन दोनों सिचुएशंस को वी हैव टू डील विद दीज टू टाइप ऑफ सिचुएशंस। ओके, सो हम जस्ट वेट बेटा, एक मिनट, मुझे लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, आफ्टर दैट आई विल शो यू द प्रीवियस पेज। प्लीज कंसंट्रेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हम लोग एकदम बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, दिमाग में बिठाते हैं इसको, है ना। प्लीज प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। फर्स्ट वन, I am talking about along the normal. मैं यहाँ VO लिखूंगा। VO का मीनिंग समझना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। VI का मीनिंग समझना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। एंड हियर वी हैव थर्ड सिचुएशन आल्सो, इट इज VM, इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके, तो आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट बेटा। ये मान लो हमारे पास क्या है, हमारा मिरर है, एंड ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट था। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ VO टुवर्ड्स द मिरर, ये VO से इस मिरर की तरफ आता है। तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर इनिशियली इसका इस मिरर से डिस्टेंस x था तो इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा? ये हमारे पास इमेज रहा होगा, इसका रहा होगा क्या? ये भी x डिस्टेंस पे रहा होगा। नाउ अगर हम इसकी डिस्टेंस को कम करते हैं, 1 मीटर कम करते हैं, तो हमारा इमेज का डिस्टेंस भी कितना कम हो जाएगा? 1 मीटर कम हो जाएगा क्या? इट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या ये कहा जा सकता है? वी कैन इजिली से इट और नॉट, कह सकते हैं। तो आई एम राइटिंग द सेम हियर, मैं यही लिख रहा हूं, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर with speed u, image will also move towards the mirror with same speed, but the direction is just opposite. So velocity के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो I will write simply, here I will write beta, this one is velocity of image, and I will write VOM is equal to minus of VIM। अब पूछोगे ये दोनों लिख क्या दिया बेटा? तो मैंने बस आपको एक छोटी सी बात बोली, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, and the second one is velocity of image with respect to mirror। और यहाँ पे माइनस साइन इंप्लाइज व्हाट? ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है बेटा, है ना? माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट इमेज इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है ना। वाई इमेज डायरेक्शन इज अपोजिट। आप खुद देखो ना बेटा, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट आ रहा है। कभी कभी प्रिया तेरे क्वेश्चंस, है ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
आमिर बेटा प्लीज थोड़ा अब होल्ड कर लो बेटा, क्योंकि 2 मिनट के लिए होल्ड करो, है ना। मैं इसके सेकेंड पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। आई एम टेकिंग यू टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज along द मिरर। हम लोग दूसरा पॉइंट किधर ले रहे हैं बेटा? वी आर कंसिडरिंग along द मिरर दिस टाइम। along द मिरर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो along द मिरर में रिलेटिवली सिंपल है हमारा बेटा। दिस टाइम आई विल राइट कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये वी ओ से along द मिरर जा रहा होगा, तो इमेज विल ऑल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी हियर। दिस वन इज ऑल्सो मूव विद सेम वेलोसिटी। सो आई विल राइट दिस टाइम VO is equal to VI. There is no any change. आप मिरर के आगे मूव कर रहे हो तो आपका इमेज भी उतने ही से मूव कर रहा है ना। क्या उसमें कुछ सोचने की बात है? अगर मिरर सामने रखा है, आप 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो तो इमेज भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और यहाँ पे मिरर को देखने की जरूरत नहीं है कि मिरर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन फर्स्ट केस इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ मिरर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट इन सेकंड केस मिरर चल रहा हो ना चल रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी शुड राइट इट इन सिंपल वे। हमें सीधे सीधे लिख देना। केस 2 नहीं विजुअलाइज हो रहा है। घर में जो है ड्रेसिंग टेबल होगा ना बेटा, ड्रेसिंग टेबल के सामने में एक पेन को लेना और यूं सामने सीधे यूं चला दो। पेन को यूं लेके चले जाना। तो अगर पेन को यूं लेके जाओगे तो उसकी स्पीड आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड और आपके इमेज की स्पीड दोनों सेम होगी क्या? बस इसी चीज को यहाँ पे कहना है ना। होपफुली द थिंग इज क्लियर। मैं राइट लेफ्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पेन को मूव कराने की बात कर रहा हूँ। पेन थोड़ी ना राइट लेफ्ट रहेगा। चलो तो हम लोग आगे आते हैं बेटा। मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रीवियस पेज कुछ लोग बोल रहे थे देखने के लिए, जल्दी से देख लो बेटा। कोई लैटरल इन्वर्जन का यहाँ कोई केस नहीं है बेटा। मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं, तो इमेज क्या होगा? वो भी मिरर की तरफ आएगा ना। ओके चलो तो फिर आगे बढ़ाता हूं यहां से। हाँ एग्जैक्टली बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। हमारा जो फर्स्ट केस था, केस नंबर 1 को थोड़ा मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ। केस नंबर 1 को मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of object with respect to mirror is equal to minus of velocity of image with respect to mirror. If I will expand this, मैं इसको expand करूंगा तो लिखूंगा VO minus VM is equal to minus of VI plus VM. So from here you can write VI is equal to, VI की वैल्यू क्या हो जाएगी? It is twice of VM minus VM. देखो आप अभी जो एंगल रोटेशन की बात किए थे ना, उस चीज को आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप ध्यान से देखो, अगर मिरर की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी है, तो भी वैसे केस में इमेज कितने से जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, मिरर रुका हुआ है, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। होपफुली दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, and this one is velocity of mirror with respect to ground. Always keep remember this point. Okay, I was telling you beta, if VO is equal to 0, VI is equal to twice of VM. और मैंने दूसरी बात बोली बेटा, if VM is equal to 0, then in that case VI is equal to minus of V. Okay, hopefully now the things are clear. आगे बढ़ूं बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस की तरफ लेकर आऊं क्या आपको? देखो मैं सिर्फ आपको उतनी ही आइडिया दे रहा हूं जितने से आपके क्वेश्चंस जो छोटे मोटे दिए हुए हों वो हो जाए। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा है इसमें, है ना। आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करके देखना, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टुडे। आप इसको लेकिन होमवर्क को सिंसियरली लोगे और डालोगे उसको कहाँ पे?
आप उसको डालोगे फोरम पे, ठीक है। वी हैव अ मिरर। मैं बार बार आज उल्टा क्यों बना रहा हूँ, मुझे बार बार लगता है आपकी ध्यान आ जा रही है ना। वैसे ही बेटा जैसे मिरर को घुमाने से रे का एंगल चेंज हो गया था, अगर मिरर आपकी तरफ आएगा तो वैसे केस में क्या होगा, आप जस्ट एनालाइज करके देखो। पहले मिरर यहाँ था, आप यहाँ थे, आपसे मिरर की डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर। नाउ मिरर मूव कर गया 1 मीटर, तो आपकी डिस्टेंस अब इससे कितनी रह गई, 4। तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, 4 पे। पहले से कितने पे बन रहा था बेटा, पुराने वाले पोजीशन से 5 पे बन रहा था, नए वाले पोजीशन से क्या यही डिस्टेंस 6 होगा। आप खुद देख लो, पहले जहां से 6 मीटर की दूरी पे थे अब वहां से 4 मीटर की दूरी पे हो, इमेज कितना नजदीक आ गया है। आप अगर 1 मीटर, सॉरी मिरर अगर आपकी तरफ 1 मीटर चला है तो इमेज कितना चल गया, 2 मीटर चल गया क्या। दिस इज द बेसिक पॉइंट बेटा, है ना। देखो ऐसा है कि इनमें अगर मैं इंटर कर गया ना तो फिर अभी एक आध क्लास और लग जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा निकलने दो इससे बाहर। आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, ट्राई टू डू एट योर होम। Let us assume this is a mirror. An object is moving towards it with speed u at an angle of theta, है ना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसकी स्पीड मुझे दी गई है। वी आर सपोज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बतानी है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन which we are supposed to do. Now I am taking you to the next part in which we will discuss combination of the mirrors. Now we have two mirrors, not single mirror बेटा। अब हमारे पास कितने मिरर्स होंगे, दो मिरर्स होंगे। दो मिरर्स के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, प्लीज कंसंट्रेट हियर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आई एम स्टार्टिंग विथ पैरेलल मिरर्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे बेटा किससे, पैरेलल मिरर्स से। दो पैरेलल मिरर मेरे पास हैं, इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग पैरेलल मिरर, एंड बेटा एक पॉइंट और मैं आपको बोल दूं, मैं लास्ट डे मतलब आपकी क्लास नहीं लगा पाया, मैं वेडनेसडे आपकी क्लास नहीं लगा पाया, बट आई हैव टू टेक वन क्लास, मुझे लेना ही होगा, अदरवाइज मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा चीजों को, है ना। सो ऑन सैटरडे वी विल हैव वन क्लास, ऑन सैटरडे वी विल हैव वन क्लास। no beta, I cannot take on Sunday. There are some other classes which I have to take, so it is on Saturday, and Saturday it must be from 5:30 to 6:50, 5:30 to 6:50, यही टाइमिंग आपकी होगी ज्यादा चांस है ना। मुझे लेना पड़ेगा और कोई मतलब मजबूरी है, करना है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल मिरर्स की बात कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले जो पैरेलल मिरर में दो तरह के कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास दो पैरेलल मिरर्स होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, है ना। हमें बताना होता है कि इन दोनों मिरर से बनने वाले फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों मिरर से बनने वाले सेकेंड इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, और इन दोनों मिरर से बनने वाले थर्ड इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास बी बी पार्ट में मैं जाऊं, दूसरा जो क्वेश्चन होगा बेटा, यहाँ क्या है, अगेन वी हैव टू मिरर्स इन पैरेलल। सलून में कभी गए हो ना, गए हो बोले सर लॉकडाउन में तो बहुत टाइम हो गया गए हुए, अदरवाइज तो गए ही थे, है ना। होता क्या है बेटा, वी हैव टू मिरर्स, पैरेलल मिरर्स होती है बेटा। एक सामने रखा होता है, दूसरा क्या होता है,
पीछे लगा होता है। आजकल के थोड़े से एडवांस हो गए, नहीं लगाते हैं, पहले तो ऐसा होता था, है ना, हेयर कटिंग के लिए। तो वैसे केस में क्या होता है बेटा, आप अगर देखोगे तो फ्रंट में अगर देखोगे दो पैरेलल मिरर सही में लगे हुए हैं, तो आपको अपने आगे आपके इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगे, आपको आपके पीछे आपके इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगे। ये सिचुएशंस कुछ उन्हीं को रिजेंबल करता हुआ है ना। आपका ये जो सिचुएशन है वो कुछ उसी को रिजेंबल करता हुआ है ना। तो एक सिचुएशन था जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को बीच में रख दिया, आप हेयर कटिंग के लिए गए हो, आप बीच में यहाँ पे आप यहाँ पे बीच में हो बेटा। एंड हियर यू कैन सी इन सेकेंड केस अ रे एट सम एंगल इज इंसिडेंटिंग ऑन इट। एक रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एट एंगल थीटा। दिस डिस्टेंस इज और दिस लेंथ इज इक्वल टू एल हेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज इक्वल टू डी हेयर। ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है मुझे, डी के इक्वल दिया हुआ है। नाउ you have to find number of times the ray reflected from the mirror। तो ये दो क्वेश्चंस हैं बेटा जो कि हमसे पूछे जाते हैं। इन फर्स्ट पार्ट you are supposed to find distance between the first images formed by the mirrors। this one is considered as mirror number 1, this one is considered as mirror number 2। you are supposed to find the distance between first images formed from mirror number 1 and mirror number 2। in second case you are supposed to find number of times the ray will reflect back from the mirrors। ये आपको निकाल कर बताना होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। बी से निकल रहा है रे, बी से कहीं से रे आ रही है बेटा। वी हैव अ रे जो कि हम इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। एक रे तो अभी कभी होता भी नहीं है ऐसे, हम लोग तो एक रे लेकर रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो हम बस मान रहे हैं कि एक रे है जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता हूँ बेटा। फर्स्ट वाले पार्ट में मानते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास x है और ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे y के बराबर दी हुई है ना। वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस form from mirror 1 and mirror number 2। first images and second images formed from mirror and in second case number of reflections। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन बेटा। मैं फर्स्ट वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखते रहो। हमारे पास ये मान लो बेटा फर्स्ट मिरर है, दिस वन इज सेकंड मिरर। ओके, हमने क्या किया बेटा, इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। द डिस्टेंस इज इक्वल टू x here, this one is y। this mirror is considered as mirror number 1 and this one is mirror number 2। now please tell me few things। first thing which I want to ask, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान रहा हूँ बेटा, तो पहले मिरर से जो इमेज बना होगा, क्या इसको मैं इसके x डिस्टेंस पीछे मान सकता हूँ? सिमिलरली जो इससे बेटा फर्स्ट इमेज बना होगा, क्या इसे मैं यहाँ से y डिस्टेंस पे अज्यूम कर सकता हूँ क्या? दिस इमेज इज इमेज नंबर 1 from mirror number 1 and this one is image number 1 from mirror number 2। I11 is, this one is number of image and the second one is representing number of mirror। okay, now try to understand one thing। if you want to write these images as first order images, so distance between first order images is
डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस। ये जो दो इमेजेस बने इनको मैंने क्या बोल दिया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर इमेज बोल दिया। फर्स्ट ऑर्डर इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इट इज इजिली 2x प्लस 2y। एम आई राइट? नाउ ये जो I12 था बेटा, ये दूसरे वाले मिरर के लिए, मिरर नंबर 1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो इसका जो इमेज यहाँ फॉर्म करोगे, इट विल फॉर्म एट डिस्टेंस x प्लस 2y, क्योंकि ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है बेटा, x प्लस 2y पे है, तो ये x प्लस 2y पे इसके इमेज को फॉर्म कर देगा। सॉरी, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने बोला बेटा, जो हमारे फर्स्ट मिरर का जो इमेज था वो सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो सेकंड मिरर का इमेज था वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं इस I12 को देखूं तो वो मिरर नंबर 1 के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो यू शुड फॉर्म अ इमेज विच इज एट डिस्टेंस x प्लस 2y फ्रॉम इट। क्या यहाँ पे हम आराम से इसको इमेज नंबर 2 फ्रॉम मिरर नंबर 1 कह सकते हैं क्या? एंड सिंपली बेटा I11 जो है ये मिरर नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। सो आई विल राइट दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अगर ये 2x प्लस वाई की डिस्टेंस पर है तो यहाँ से 2x प्लस वाई की डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा, जिसको मैं इमेज नंबर 2 ड्यू टू मिरर नंबर 2 कहूंगा। क्या ये 2x प्लस वाई होगा? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बेटा, अब आप डिस्टेंस मुझे बता दो क्या होने वाला है। x प्लस 2y, 2x plus y and x plus y, it is 4x plus 4y. So I will write distance of second order images. Distance of second order images 4x plus 4y. मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, I12 बेटा ये तो इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था x प्लस वाई वो भी तो जोड़ोगे ना। 3x प्लस 3y तो ऐसे ही हो गया और ये x प्लस वाई और ऐड हो जाएगा तो वैल्यू इज 4x प्लस 4y। मैंने बोला बेटा I12 इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर नंबर 1 and I11 is behaving like object for mirror number 2. So you have to find I22 and I21 with the help of that. और उसके बाद आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस किसके किसके बीच का है? This distance is between I21 and I22. ये डिस्टेंस किनके किनके बीच का था बेटा? The distance is between I11 and I21. Sorry, I12. तो अगर हम इस डिस्टेंस को निकालें तो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो आज अब इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, आई हैव टू स्टॉप हियर। अगली क्लास में बेटा रिफ्लेक्शन तो खत्म हो जाएगा, ये श्योर है। वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म करके रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज डू सेल्फ स्टडी। बिफोर बेटा इस क्लास को खत्म करने से मैं बताना चाहूँ, आज मैंने और कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको बताया बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप थीटा एंगल पे रोटेट करते हो आई को तो हमारा आर भी थीटा पे रोटेट करता है। मिरर को थीटा पे रोटेट करते हैं तो इमेज हमारा 2 थीटा पे रोटेट कर जाता है। हमने आपको ये बताया बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर की तरफ v वेलोसिटी से जाता है तो इमेज हमारा भी v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगा। इफ मिरर इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी v, then in that case image will move towards the mirror with twice of v। ये हमारे पास बेटा नॉर्मल पॉइंट्स थे। अभी मैंने एक और पॉइंट लास्ट में ऑर्डर से रिलेटेड आपको समझाया, जहां पे हमें पता चला कि हमारे बेटा इसमें मैंने बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पैकेज में होंगे नहीं। सो आप टेंशन मत लो, जितना है तो समझो, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में ये काम आएगा। ओके, चलो फिर बाय बाय बेटा, गुड डे, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।